शुरू करें जी। बिहार की बात युवाओं के साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के एक ऐसे पौराणिक शहर के बारे में जिसको जाना जाता है माता सीता की जन्मभूमि के रूप में, जो पर्यटकों का आकर्षण है और यहाँ से लोग कई दूर दूर से घूमने आते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदित्य जी जो जर्नलिस्ट हैं, आशीष ठाकुर जी यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सुरेश जी जो एजुकेशनलिस्ट। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो में। आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आशीष जी, आदित्य जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपको तो मेरी आवाज, आपकी आवाज मेरे पास पहुंच रही है। सुरेश सर को कोई समस्या है सर नेटवर्क? हाँ जी सर, शायद आपका नेटवर्क थोड़ा या म्यूटेड है? नहीं। हेलो, अब मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, तो आदित्य जी मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा। जैसे कि सीतामढ़ी शहर जो है वो पर्यटकों का आकर्षण है, तो यहाँ पे क्या क्या विकास हुए हैं पिछले 5 सालों में? पहली बात मैं बताऊं कि अभी तक सीतामढ़ी टाउन एक ऐसा जगह है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने वहीं से अपनी स्कूलिंग की है, अपनी पढ़ाई वहीं से की है, उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय आया। तो सबसे पहले वहाँ पे ये समस्या कि लोगों को ये बहुत कम लोगों को भ्रांति है मन में कि सीतामढ़ी जो पर्यटन स्थल के नाम पे फेमस है या लोग उसको जानते हैं, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। सही से बता दूं, गूगल मैप को बड़ी मुश्किल से पता होगा कि सीतामढ़ी कुछ सीता जन्मस्थली की ये कोई इस तरह के कोई जगह भी है। विकास के नाम पे आप जब शहर में जाएंगे तो शहर जब भी कोई बसता है, मैं नोएडा में रिपोर्टिंग करता हूँ, मैं नोएडा को देता हूँ, नोएडा हर साल उसकी जनसंख्या के अनुसार उसका जो है रूप बदलता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बदलता है। लेकिन सीतामढ़ी की बात यह है, सीतामढ़ी की असलियत यह है कि वहाँ पर लगता है पिछले 20-25 सालों से कोई बदलाव ही नहीं किया गया है। आप टूरिज्म के लिए सबसे पहली जरूरी जो चीज होती है वो होता है ट्रैवल का रीच वहाँ पे, आप जो है सो कैसे दूर दराज से आप उस शहर में जा सकते हैं। सीतामढ़ी में जो रेलवे स्टेशन है 2 या 3-4 प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, और वो भी बहुत ही स्थिति खराब है उसकी। दूसरी बात की जो सड़क है, मेन सड़क जो पटना से आती है, पटना से किसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था अभी कुछ दिन पहले, वो एक भाषण बता रहे थे कि मेन पटना से किसी भी दूर दराज के लोगों को आने में सिर्फ 6 घंटे का ज्यादा समय न लगे। आप सेतु पुल पार करते करते आपका 6 घंटा पूरा हो जाता है, फिर 6 घंटा वहां से पटना से सीतामढ़ी आते आते आपका 6 घंटा वो हो गया, 5 घंटे वो हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर असलियत में ये है, लोग इस बात को समझे। और सबसे विडंबना मैं बता दूं कि जो सीतामढ़ी के रहने वाले थे, बिहार पर्यटन मंत्री थे और अभी हमारे सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू जी। इतने वादे हुए हैं सीतामढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, फंड्स पता नहीं कहाँ गए। मैं वहाँ रिपोर्टिंग कराने, कुछ खास मुझे वहाँ के बारे में जानकारी नहीं है कि वो फंड कहाँ जा रहे हैं। वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा होता तो मैं वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था से इस बात को पूछता। उसके बाद दूसरी जो एयर जो कनेक्टिविटी है वो एक दरभंगा शुरुआत हुई है, और दरभंगा से भी बहुत मुश्किल है सीतामढ़ी आना जाना। और अगर बाढ़ आ गया, यानी कि आप समझ लीजिएगा साल का 4 महीना जो है ना, 6 महीना 4 महीना कम से कम आपके वहाँ जो टापू बना होता है पूरा, आप सीतामढ़ी को सिर्फ सीतामढ़ी जन्मस्थली से मत देखिए, आप उसको अयोध्या से जोड़ कर कोरिडोर है, एक कोरिडोर है जनकपुर धाम तक जाने वाला। जब आप मेन सीतामढ़ी से गांव निकलते हैं, उसके बाद कुम्मा है, गांव जगह है, फिर कुम्मा का सुसंड आता है, इसमें आपको 5-6 पुल ऐसे मिलेंगे ना जो 1975 से वो पुल ही नहीं बना है। कमर भर पानी रहता है वहाँ पे। अभी मैं गांव गया हुआ था 2 महीने पहले, जब मैं वापस आया था तो अपना बैग इस पे ऐसे उठा करके ट्रैक्टर पर सवार होके तब मैंने पार किया था। जी। तो मतलब विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है वहाँ पे, अभी भी ऐसा ही हाल है। जी। हाँ, और मुझे लग रहा है कि अभी जी
सुरेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है सीतामढ़ी की क्या समस्याएं हैं और लोग क्या चाहते हैं वहाँ के? सुरेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मुझे लगता है सुरेश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आशीष जी, मैं आपसे पूछती हूँ, युवा जो है, आप युवा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या युवा चाहता है, युवा की क्या मांग है? देखिए मैम, युवा को पहली बार बहुत लीस्ट कंसर्न है युवा की इसमें क्या हो रहा है। पिछले 10 साल से मैं पॉलिटिक्स में तो ये सुनता रहा हूँ कि विकास होगा, वो करेंगे, ये होगा, बिहार की स्थिति सुधरेगी, इम्प्रूवमेंट आएगा, बट कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो 10-15 साल से उम्मीद करते करते मैं उम्मीद हार चुका। पहले होता था कि मैं उम्मीद करता था आलू की सलाद से कुछ नहीं हुआ, बिहार का विकास नहीं हुआ, फिर नीतीश की सरकार आई है, अब शायद ये का विकास हो। बिहार में रोड्स बने हैं, कुछ स्टेट्स को कुछ जगह लेकिन डेली में कुछ नहीं पहुंचा है। आज भी मेरे गांव में कोई स्कीम आती है तो मुखिया तक रहती है, उसके नीचे नहीं पहुंचती हो। तो ऐसी उम्मीद करना कि एक इलेक्शन से बेटर हो ये मैं छोड़ चुका हूँ। जी जी सुरेश जी, मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या समस्या है सीतामढ़ी के लोगों की? आप सुन पा रही हैं? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार। समस्याएं इतनी अधिक है, मैं कहां से शुरू करूं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मेरे साथीगण बैठे हुए हैं, एक समस्याएं नहीं है, अनगिनत समस्याएं हैं, समस्याएं ही समस्याएं। आप जब शहर में जाते हैं और 1 किलोमीटर किसी भी प्रखंड के तरफ से आप जब जिला मुख्यालय में आएंगे, मार्केट जाएंगे तो आपको 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। बिल्कुल। सारी रास्ता जो है उसमें जाम की समस्या बहुत बड़ी है। जिला प्रशासन यहाँ पर निरंकुश है, वो कुछ करने को तैयार नहीं है। जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि चुनते हैं, चुनकर आते हैं, वह अपने घरों में ही रहते हैं। पता नहीं उन्हें निकलना पड़ता है या नहीं निकलना पड़ता है। डुमरा से सीतामढ़ी की दूरी मात्र 3 से 4 किलोमीटर है और मेसौल चौक, कारगिल चौक में इतनी समस्याएं हैं, भीड़ भाड़ इतनी अधिक रहती है, ट्रैफिक एकदम से जाम रहता है, उसको पार करने में 2-3 घंटे लग जाते हैं। जी आए दिन आपको यहाँ पर हत्याएं होती जा रही हैं। जी व्यापारिक वर्ग अपने घर से निकलना नहीं चाहते हैं। जो भी व्यवसायी लोग हैं, यहाँ पर आने के बाद देखा जाएगा कि लोग अपना शटर बंद कर, ग्रिल बंद कर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। इतना अधिक भय है लोगों में। कुछ महीनों पूर्व एक ही सिसारिया जी का हत्या हो गया था, जिसमें हमारे डीजीपी साहब गुप्तेश्वर पांडे जी सीतामढ़ी की धरती पर आए थे और उनका काफी सफल प्रयास रहा। उन्होंने 2 दिनों तक यहाँ कैंप किया और अपराधी को पकड़वाने का काम किया। जी इस तरह से अगर ये जो लॉ एंड ऑर्डर की जो बिगड़ा हुआ है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, आए दिन मौत
इसी पे मैं आदित्य जी आपसे पूछना चाहूंगी जो हाल ही में चौकीदार की चाकू मारकर हत्या कर दी थी, क्या है ये पुलिस और जो प्रशासन है वहाँ पे ध्यान नहीं देती? कैसा है वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर? आदित्य जी आपकी आवाज अब आ रही है क्या आवाज? जी आवाज। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि बिहार में जो पूरे बिहार के बाद सीतामढ़ी की अगर बात करते हैं तो हाथरस कांड जो है ना, हाथरस कांड हुआ था। ये सीतामढ़ी में पिछले 3 महीने में घटना हो चुकी है ऐसी। लेकिन हाथरस नोएडा से नजदीक वहाँ के मीडिया की रीच वहाँ नजदीक, वहाँ पे बहुत हाथरस को उन्होंने बहुत बात किया। सीतामढ़ी मेन टाउन से 8 किलोमीटर दूर एक गांव है रंजीतपुर। उस गांव में मैं गया हूँ, रिपोर्टिंग मैंने की है उसकी। गांव में एक 14 साल की लड़की जो 10वीं क्लास में पढ़ती थी, उसकी सामूहिक विस्फोट के बाद हत्या कर दी जाती है। पुलिस की क्या रवैया वहाँ पे है केस को लेकर के मैं बताता हूँ कि पुलिस ने उस घटना स्थल की फोटोग्राफी नहीं करवाई, वीडियोग्राफी नहीं करवाई। उस बच्ची के कपड़े को फॉरेंसिक के लिए बचा के नहीं रखा। ये वहाँ की पुलिस जो काम करती है वो। जबकि मैं क्राइम रिपोर्टिंग नोएडा करता हूँ, इतना मुझे पता है कि ये सब चीजें प्राथमिकी होती है, प्राथमिक काम होता है। लेकिन पुलिस वहाँ पे कैसा काम करती है आप समझिए। ठीक है। हाथरस के एसपी डीएम सब न पे, लेकिन सीतामढ़ी के एसपी पता नहीं जमे हुए हैं वहाँ क्यों। सोनवर्षा में इस तरह की वीडियो बनाने की वीडियो आ चुका है। सीतामढ़ी में 14 से 15 मैं कहूँ 24 हो सकते हैं, 2 दर्जन तिहाड़ जेल में बंद है वहाँ के युवा। एक वकील से मैं मिला, अमर साहब, उस वकील का नाम अच्छे वकील है, बहुत अच्छा जानते हैं। उन्होंने ये बातें मुझे बताई कि जहाँ पे 15 लाख की आबादी है वहाँ पे 24 से 25 युवा जो हैं जेल में बंद है, वो भी तिहाड़ के। आप समझ सकते क्या स्थिति है। अभी तक वहाँ के एसपी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 3 बलात्कार की घटना 4 महीने में लॉकडाउन के दौरान। दूसरी बात एक और एसएचओ नौरा थाना के जो एसएचओ साहब हैं, उनकी ट्रांसफर उनका उनको तो नाजिर होना चाहिए था। उनके क्षेत्र में बलात्कार और हत्या होती है। पुलिस ने अपने चार्ज से लड़की मिलने गई थी। उसने प्रूफ हुआ फोरेंसिक में बयान दिया है मेरे साथ रात को। लेकिन उस पूरे चार्जशीट में हत्या किसने की वो जिक्र कहीं नहीं है। जी ना महिलाएं सुरक्षित है ना इंसान सुरक्षित, आदमी सुरक्षित है। तो ये हमें दिखता है कि वहाँ का पुलिस प्रशासन से काम नहीं मिल रहा है। सुरेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, समस्याएं आपने बताई, यहाँ पे छोटी छोटी जो समस्याएं हैं लोगों की, उनको कितना सुनना चाहता है लोग? दोबारा फिर से प्रश्न पूछेंगे। जी ये जो समस्याएं हैं, अगर आप लोगों के साथ होता है तो आप अगर पुलिस के पास जाते हैं तो कितना सुनना चाहते हैं उन समस्याओं को? समस्याएं कहने वाले प्रशासन के पास जब पहुंचते हैं तो उनके पास बहुत बड़ी राशि नहीं होती है। जी जो है उसी अधिक होता है।
उठाई है, उन्होंने बहुत जारी रखी आपके समक्ष। रंजीतपुर गांव से गरीब परिवार मेहनत मजदूरी के अपना जीविकोपार्जन कर रहा था, और उसके दरवाजे पर कुछ असामाजिक तत्व के लड़के आकर उस बच्ची को बहुत पूर्व और उनसे उठाकर उस बच्ची को ले गया। इसकी पूर्व उनके पे सामाजिक प्रशासनिक थी, परंतु ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस बच्ची के उसकी हत्या कर दी गई। घटना है रंजीतपुर गांव मेसौल ओपी के वह पंचायत आता है। एक को वहां पकड़ कर लाती है अपने गाड़ी से, और उसके ऊपर इतना दबाव बनाया जाता है, जबकि वह बहुत बड़े किसी कांड में नहीं अभियुक्त था। इतना अधिक प्रेशर बनाया गया, दबाव डाला गया, पत्नी के साथ क्या किया गया। उस गाड़ी में उसकी तबीयत खराब हो गई और थाना पहुंचते पहुंचते उसकी मृत्यु हो गई। इसके बावजूद भी हमको नहीं लगता है कि यहाँ के प्रशासन को किसी प्रकार की सीख मिलती है। सीख नाम को भूल जाया जाए। ये लोग मनमौजी है, अपने मन की करते हैं। जनता, गरीब, किसी को नहीं यहाँ के प्रशासन के द्वारा सुना जाता है। लोग यहाँ असहाय है, भयभीत है और डर कर ही घर में रहते हैं। ज्यादा निकलने की प्रयास मात्र भी नहीं है लोग। ये सीतामढ़ी की आज प्रशासनिक व्यवस्था है। जी आशीष जी, आप युवा हैं, तो युवाओं में सोशल मीडिया जो है काफी फेमस है, और इसी के थ्रू इस बार सारी रैलियां होंगी और आप लोग सोशल मीडिया से काफी प्रभावित होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कोई भी पार्टी अपना सोशल मीडिया के थ्रू जो कैंपेनिंग कर रही है उससे युवा प्रभावित हो पाएंगे? हेलो मैम, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है मुझे। जी, मैं अपना सवाल दोबारा दोहराती हूँ। सोशल मीडिया जो है युवाओं के बीच में काफी महत्वपूर्ण है, तो क्या जो युवा है वो सोशल मीडिया के थ्रू प्रभावित होंगे किसी भी पार्टी को वोट करने के लिए? क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे तो 5 सालों में कुछ नहीं हुआ है। जी मैम, मैं इस पे पहले ही बोलना चाह रहा था कि मैम सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस कितना है वो तो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आज भी बिहार का जो जन है उसको एक ही चीज पे वोट करना है, वो है कास्ट। मेरे बाबूजी, मेरे दादाजी, सबका एक ही मानना है। वो यही कहते हैं कि विकास हुआ क्या मतलब है, लेकिन हमें बीजेपी को वोट देना है, क्योंकि हम हमेशा उनको वोट देते हैं, वो ये करेंगे। तो हर एक जाति का बटा हुआ है कि हाँ, हम इस जात से हैं तो हम इनको वोट देना है, हम इससे हैं तो उसको वोट देना है। और मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले कुछ वर्षों में ये बदल भी पाएगा। हर एक के माइंडसेट ही ऐसा है कि जातिवाद के हिसाब से ही वोट देना है। तो सोशल मीडिया पे चाहे एक इंसान देखे भी कि हाँ, बीजेपी के इसमें कितनी तरक्की हुई है, या कांग्रेस के इसमें, आरजेडी के इसमें, जेडीयू के इसमें कितनी तरक्की हुई है, वो देखने के बाद भी एक इंसान अपना मन नहीं बदलेगा। वहाँ पे वो वोट जाति पे करता आया था और आगे भी जाति पे ही करता आएगा। जी जी, आदित्य जी, इसी से जुड़ा सवाल आपके पास ये रहेगा कि जैसे आशीष जी ने बताया कि जाति पे ही वोट आता गया है, अभी तक भी जाति पे लोग वोट करते हैं, लेकिन युवा की सोच मेरे हिसाब से कि डेवलपमेंट की उससे होती है। तो आपका क्या मानना है कि अब युवा जो है वो डेवलपमेंट के नाम पे वोट करेंगे कि अभी भी जातिवाद ही चलता रहेगा?
आदित्य जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो। जी, सोशल मीडिया से काफी प्रभावित हो, तो क्या भी पार्टी अपना कैंपेन है उस प्रभावित हो पाएंगे? आशीष जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? मैम फिर से बोलिए, बहुत धीमी आवाज आई आपकी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सुरेश जी, इसमें काफी सोशल मीडिया की मैं तो हम सोशल को एक ही चीज पे वोट करने का क्या मतलब है, लेकिन कि हमें चाहते हैं तो हम इनको वोट देना है। माइंडसेट ही ऐसा है, बीजेपी के इसमें कितना मन नहीं बदलेगा। उनके पास ये रहेगा कांटी पे ही वोट करते हैं, लेकिन युवा की सोच मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो, मैं शायद मिस कर गया क्या? मैं आपसे ये सवाल पूछ रही थी कि जैसे आदित्य बोला कि अभी भी जातिवाद को देखते ही वोट हो रहा है, लेकिन युवा की सोच वो डेवलपमेंट को देखते क्या अब ये बदल रहा है? ये कहना कि सिर्फ बिहार में जाति को वोट दिया जाता है, ये एक बिहार के लिए भ्रांति है। भारत में ये समस्या है। आप कहीं भी चले जाइए, जाति के नाम पे वोट दिया जाता है, कहीं पे वर्ण के नाम पे दिया जाता है, चेहरे के नाम पे कैसा कलर है आपका, कैसा भाषा आप कैसी भाषा बोलते हैं। महाराष्ट्र पूरा राजनीति मराठियन पे है। ये कहना थोड़ा सा भ्रांति में लोगों ने फैला रखा है। और सोशल मीडिया जो आपने कहा, मुझे लगता है वो भारत में अधिकतर लोग बंदर के हाथ में नारियल जैसा है। उनको सोशल मीडिया का यूज करने नहीं आ पाता है प्रॉपर अच्छे से, उसका कैसे इस्तेमाल होना चाहिए उसका नहीं हो पाता। अभी कुछ दिन पहले की बात, 5-7 दिन पहले की बात है, आचार संहिता के उल्लंघन में 3 लोग गिरफ्तार हुए सीतामढ़ी। उनको जो युवा है, जो भी गिरफ्तार हुआ युवा है, जो यूपी केस हुआ FIR हुआ, मैं सच दावे से कह सकता हूँ उनको IPI के बारे में नहीं पता। उनके पास में इंटरनेट जियो मिला हुआ है, फ्री मिला हुआ है, वो अपना ID बना करके फेसबुक पे पेज बना करके प्रोफेशनल तालीम नहीं दी गई है। अब जो है अभी इस बार के युवा विकास पे बात करते हैं, जैसे वहाँ के सीतामढ़ी के लोगों के पेजेज हैं, जैसे कि सीतामढ़ी ऑफिशियल है और तब उस पर पॉलिटिकल पोस्ट डाले जाते हैं ना, तो अब उसके नीचे जो रिएक्शन आते हैं, जनरली 30-35 तक के युवा होते हैं, साल के युवा ही होते हैं, उनका जो रिएक्शन होता है वो बड़ा तार्किक होता है। वो प्रश्न पूछते हैं अगर आप सुनील कुमार पिंटू जो है पूर्व विधायक अभी थे और पर्यटन मंत्री थे, वो पूछता है उनसे कि आपने जो पूरा ओवर ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसको नहीं बनाया गया है, तो आखिर इसका कारण क्या है? स्टेज है सीतामढ़ी ऑफिशियल स्टेज है, बहुत बच्चे हैं छोटे से, 12th में कोई है, कोई पूरा 1 महीना से मुहिम चला रखा है। पिंटू को टैग करते हैं कि आपने बनवाया। एक बड़ा ही अच्छा सूचक है, जिससे पता चल रहा है कि युवा जो है जाति को नहीं देता और न उसके उसको पैसे से खरीद नहीं सकते। जी आया है तो बड़ा पॉजिटिव रहा है जी कि लोग चर्चा करने लगे। लेकिन सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ एक एंगल आता है
जो है वो इस तरह फैलती है पहचानना मुश्किल हो जाता है कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ। तो इससे कैसे युवा बचे? आपको बताया ना कि यहाँ पे सीतामढ़ी में खास तौर पर बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं पता। सबसे आसान तरीका है, सीतामढ़ी में उनका एक विद्यालय चलता है। अगर ऐसे लोग, संगठन तो है जैसे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, तो वो अपने स्कूलों में अगर सोशल मीडिया को लेकर के लोगों के बच्चों के बीच में अवेयरनेस फैलाएं, एक एक्स्ट्रा क्लास शुरू करवाएं, जैसे कि पहले योगा होता था, पीटी होता था स्कूलों में। लेकिन अब हाईटेक जमाना है, जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो स्कूलों में एक वर्कशॉप होना चाहिए 2 दिन का, 1 दिन का, जिसमें पत्रकारों को, आईटी प्रोफेशनल, पुलिस के किसी व्यक्ति को, आईटी जो है बुला करके सेशन दिया जाना चाहिए। और वहाँ के पत्रकारिता का मैं बता दूं 1,500 में काम करने को तैयार है पत्रकार वहाँ पे, 1,500 रुपए महीने में। तो हम और आप उनसे क्या करते हैं, अपेक्षा की वो तो अच्छा आपके समाज के लिए कर देंगे। अगर मुझे 1,500 कोई आदमी नोएडा में 1,500 कोई आदमी कहे, मैं उसको 4 झापर भी मारूंगा, बोलूंगा कि तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुमको 5,000 रुपए महीने देता हूँ। तो वही पत्रकार फिर अपने आप को सोशल मीडिया पे भी है ना, वही अपने पढ़े लिखे लोग, उनकी मानसिकता वही, उनकी बौद्धिक क्षमता जी वही, बहुत संकुचित है। तो वो आपको वही कंटेंट देगा। भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो बड़े कराइवर बेस, एक लेखक हैं संदीप देव जी नाम, किताबें पढ़ता हूँ, तो उन्होंने भी एक बात बताया हुआ है, फ्री चाहिए, वो 3 रुपए का अखबार खरीदेंगे, लेकिन वो मंथली 199 रुपए डिजिटल नहीं। तो वो कैसे आप कह सकते हैं कि आपको खबर जो है जी। तो युवाओं को मतलब से बचने के लिए खुद से ही देखना कि क्या सही है क्या गलत है। सुरेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे उन्होंने बताया कि शिक्षा भी जो है युवा के लिए बहुत जरूरी है, तो शिक्षा और बेरोजगारी जो है वो बिहार में है, तो आप इसके लिए कौन सी पार्टी क्या काम कर रही है? 5 सालों में कुछ काम हुआ हो शिक्षा के क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में? मनुष्य के जीवन में शिक्षा की भूमिका है। शिक्षा एक ऐसा धन है जो मनुष्य को पशु से पृथक करती है, अर्थात मनुष्य पशु में अंतर बताता है वही शिक्षा। अज्ञानी व्यक्ति को पशु के समान माना जाता है। इसलिए मानव जीवन को और सुंदर बनाने के लिए शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षित सभी व्यक्ति को होने का संवैधानिक अधिकार है और किसी भी शासन को, सत्ता को स्वास्थ्य, शिक्षा पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। बात करते हैं वर्तमान शिक्षा प्रणाली की, जो शिक्षा व्यवस्था है। इसमें शिक्षा कहीं से दिखता ही नहीं। सरकार के तरफ से जो शिक्षा की व्यवस्था की गई है उसमें शिक्षा नहीं है। शिक्षा को समाप्त कर देने के लिए ही कुछ किया जा रहा है। शिक्षा का समूल विनाश हो जाए। इनकी जो व्यवस्था है उसमें जो शिक्षक लोग हैं
उसमें अधिकांशतः शिक्षक दक्षता रखते हैं, बहुत बड़े जानकार हैं, उनकी पास अपनी असीम शिक्षा को समेटकर अपने जेहन में रखे हुए हैं। लेकिन सरकार की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में शिक्षक बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं। आप शिक्षक, अभी बात करते हैं चुनाव, अगर शिक्षा के कर्मी, शिक्षक कर्मी अगर चुनाव में सहयोग नहीं करे तो चुनाव नहीं होगा। अर्थात चुनाव पूर्ण रूप से शिक्षक पर ही पूर्णतः, शिक्षा व्यवस्था के कर्मी पर ही पूर्णतः निर्भर है। अब बात कीजिए, ये देंगे साइकिल, ये देंगे पोशाक राशि, ये देंगे मध्याह्न भोजन, ये करावेंगे चुनाव, ये करावेंगे गणना, जनगणना, पशु गणना, इतना उलझाकर शिक्षक को ये रख देते हैं, उसमें शिक्षक कहाँ पढ़ा पाते हैं? संभव ही नहीं है। और मैं बताऊं, पढ़ाने का एक मूड होता है। हम लोग अगर क्लास में जाते हैं, वर्ग में जाते हैं, तो उसमें किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कचर बचर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसकी व्यवस्था में इतनी झंझलाहट है, इतनी उलझन है कि फ्री माइंड से बच्चे को पढ़ाने शिक्षक नहीं जाते। इनकी व्यवस्था कुव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। तो आदित्य जी, जैसे इस बार सभी के शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, रोजगार नहीं है, तो इस बार जो क्या कौन सी पार्टी का ज्यादा मतधारी है? मैं एक बात बताऊं, इस बार जदयू से जो मुझे लगा, विधानसभा करते हैं, मैं वहाँ पे आया, लोग जदयू से जरूर दुखी हैं, लेकिन बीजेपी से उनको मोह भंग नहीं हुआ है। और सबसे अभी बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है, मोर्चा जो है बिहार के नया ऑप्शन मिला है, नहीं यहाँ पे लालू यादव मेरे पिताजी की सैलरी 1.5 साल बंद रहती थी। सरकारी नौकरी में मेरे पिताजी 1.5 साल बंद रहती थी, और उन 1.5 सालों में 1.5 साल बंद रहती थी। मेरे स्कूल में कभी फीस जमा नहीं हो पाया मेरे टाइम पे, 7th या 8th क्लास तक मैं बता रहा हूँ। लालू यादव के समय को जो भी व्यक्ति याद करेगा, मैं उतने उम्र का हूँ नहीं, सुरेश सर हैं, उनको अच्छे से याद होगा कि उसको याद करके ना, जो वोटर वोट देने जाएगा ना, वो वापस आ जाएगा। लेकिन लालू यादव को वोट देना पसंद नहीं करेगा। लेकिन वही बात, जो जाति की बात पे आ जाती है बात, फिर तो वो एक बहुत बड़ा वो टर्म हो जाता है। लेकिन बीजेपी ने बहुत अच्छा उपाय कर रखा है। मैं उतने चुनावी विश्लेषण पे जाना नहीं चाहूंगा कि क्या कैसे है, लेकिन आप देखेंगे जदयू को लोग जरूर जो है सो नफरत कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, मैं आपको सीएजी की एक रिपोर्ट बताता हूँ क्या किस तरीके से बिहार की स्थिति है 1975 से, और सबसे वहां की पत्रकारिता कितनी, क्या कौन से लेवल पे है, कौन से, मैं यहाँ दिल्ली बैठा इतनी बातें बिहार की जान जाता हूँ। बिहार के बैठे पत्रकार क्या करते हैं भगवान जाने। 1975 से 75 से 80 ऐसे सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र हैं जिनका ऑडिट नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं 1975 से अब तक जी ऑडिट ना होना यानी कि पूरा का पूरा घपलेबाजी है। आप उसके अगर अच्छे से व्याख्या करें तो बहुत कुछ निकल सकता है। तो ये लालू यादव और झारखंड भी अलग था उस वक्त, बहुत पूरा इंक्लूड है इसमें। नीतीश कुमार भी बहुत दूध के धुले नहीं है। उन्होंने बिहार को क्या किया है, वो जो सुशासन बाबू और ये अपराध कम करने की बात कही थी, सुरेश सर ने बहुत अच्छा बताया कि वहां पे जो अपराध है ना, जो मैं आपको एक लड़के से मिला, वो लड़का 14 साल का 15 साल का, वो 6 महीने जेल कट के आया हुआ था। अभी ये 3 महीने पहले जुलाई की बात, मैंने पूछा भाई जेल कैसे गए,
उसने कहा कि मुझे गोली रखने का बड़ा शौक, वो जो पिस्टल की गोली होती है ना वो। तो भाई मैंने पूछा कि ऐसा ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो वो कह रहा मुझे बड़ा अच्छा लगता था गोली रखना। मैं इसमें सोच के मैं पड़ गया कि भाई हमारा सीतामढ़ी या हमारा पूरा समाज जो है इस एरिया में जा रहा है, वो किसको देख करके वो बढ़ रहा है, यानी सीधा सीधा वो इन्फ्लुएंस किससे हो रहा है? लोग सुभाष चंद्र बोस से होते थे, भगत सिंह से होते थे, उसका जो बगल का नेता है ना, जो इसको वो भैया भैया कह के प्रणाम प्रणाम कह के उसका जो शोषण किया जाता है, ये मानसिक शोषण है, पता नहीं चलता, लेकिन ये शोषण ही है, आपको अपराध के तरफ धकेल रहा है। वो देख रहा है उस नेता को, अब वो नेता उसको एक बार माथे पे हाथ रखा और क्या हाल चाल है ऐसे नाम लेके बोल दे, वो भाई अब मतलब बच्चा है 14 साल 15 साल का, बहुत खुश कि फलाने भैया ने मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। तो ये परिस्थिति है वहां पे। अब पेरेंट्स पता नहीं क्या कर रहे हैं वहां पे। कह तो रहा हूँ, अपराधी जो बच्चे गोली चला रहे हैं ना, वो 17 साल 18 साल 20 साल 25 साल मेरी उम्र के, मैं पत्रकार हूँ, वो गोली चला रहे हैं और उनकी एक समाज बड़ी इज्जत है लोगों को। मैं बोलूं कि पत्रकार हूं मैं, तो भाई मुझे उसको 10 मिनट लगेगा समझाने में कि भाई मैं क्या करता हूँ, लेकिन वो जो आदमी है जो गोली चला रहा है, उसको एक अलग तरीके से शहाबुद्दीन कैसे बन गया। हमारे समाज में ये जो एक प्रचलन है ना कि जो बाहुबली, अरे बाहुबली पॉजिटिव चीज होता है, बाहुबली से गुंडा कहो। हमारे समाज में इस तरीके के लोग, बाहुबली क्या होता है यार? बाहुबली गदाधारी भीम था क्या? शहाबुद्दीन बाहुबली है? गदाधारी भीम है वो? ऐसा ये मानसिकता है वहां पे। बाहुबली लिख रही है, पत्रकार बाहुबली लिख रहे हैं, तो ये मानसिकता आप समझ सकते हैं कितनी घातक है। वो धीरे धीरे पढ़ते 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 बाहुबली शहाबुद्दीन नाम ही पड़ गया। अरे वो अपराधी था यार, उसको बाइकआउट करना चाहता तुमको समाज से। जी जी। ये राजनीतिक परिदृश्य से वहां पे जदयू का थोड़ा सा लग रहा है कि हो सकता है कि मुश्किल है, लेकिन बीजेपी और आरजेडी, बीजेपी आरजेडी का ही पूरा का पूरा चुनाव है इस बार। बाकी चुनाव कुछ नहीं है, बाकी पार्टी लोग भूल जाए, 2 चुनाव बस है, 2 पार्टी। जी जी। सुरेश जी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी। जो जैसा कि आदित्य जी ने हमें बताया कि बीजेपी और आरजेडी का लग रहा है कि इस बार पल्ला भारी है थोड़ा, आपको भी क्या यही लगता है? क्योंकि चिराग पासवान भी जो हैं वो युवाओं की पसंद बनकर आगे आ रहे हैं, तो क्या आपको यही लगता है कि आरजेडी और बीजेपी का ही पल्ला भारी है? चाहे इतने सालों में जंगल राज चला हो, चाहे कोई डेवलपमेंट ना हुई हो। सुरेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही सुरेश सर। आप सर म्यूटेड है कि म्यूट है आपका? आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है। कह रहे हैं बिहार में नेता किसी के पसंदीदा नहीं हो सकते, यहाँ विकल्प नहीं है। मैं तो कहता हूं कि चुनाव चिन्ह में एक राष्ट्रपति शासन का भी ऑप्शन होना चाहिए, उनका भी चुनाव चिन्ह होना चाहिए। उसके बाद देखिए किनकी जीत होती है और किनकी हार होती है। यहाँ नेता लोग सिर्फ अपनी ही भलाई सोचते हैं। कल एक शासक को हम लोगों ने देखा, एक ही पार्टी के लोग चलाए, फिर 15 साल एक शासक को हम लोगों ने देखा। कहाँ है विकास, कहाँ है रोजगार, कहाँ है अच्छी सड़क? आप रोजगार जो लोग कर रहे हैं उनको धमकी दीजिएगा, उनको गोली दीजिएगा, तो कैसे रोजगार उत्पन्न होगा? जहां यहां पर उद्योग धंधे हैं उनको आप प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, उनको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, उनको
सहयोग नहीं दे रहे हैं, ऊपर से कि उनके अधिकारी पदाधिकारियों का मर्डर और उद्योग धंधे के मालिकों से आप मांगते हैं रंगदारी। यही बिहार की पहचान है। बिहार में उद्योग धंधे कहाँ हैं? यहाँ का जो मुख्य, हम लोगों का मुख्य आय का स्रोत, जीवन जीने का स्रोत यहाँ कृषि है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, परंतु वर्तमान समय में कुछ वर्षों से यहाँ बाढ़ प्रत्येक साल देखने को मिलता है। जो भी किसान लोग अपना फसल लगाते हैं, बाढ़ के चपेट में आ जाता है और बेचारे गरीब लोग और अधिक कर्ज में डूब जाते हैं। ये तो शासन की ऐसी व्यवस्था है, इसमें कोई मैं पूरे जवाबदेही के साथ कह रहा हूं, ये शासन की अपनी व्यवस्था है। उन्होंने ऐसा कर रखा है कि प्रत्येक साल सीतामढ़ी या उत्तरी बिहार में बाढ़ आए, हम बाढ़ में घोटाला करें, तटबंधों को तोड़ दे और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए बहुत बड़ी राशि का घोटाला हो। ये तो इनकी व्यवस्था है। अब बात रही किसानों की, तो किसान तो यहाँ पर कर्ज में डूबते जाते हैं। उनके पास न कोई कार्य है, कार्य करेंगे तो और कर्ज हो जाएगा। बड़े बड़े जो इक्का दुक्का धंधा है, जैसे सीतामढ़ी में एक चीनी मिल है, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ जो चीनी मिल है, इसमें लोग अपने खेतों में ईख का उगाते हैं, किसी तरह से उसको बढ़ाकर बचाकर चीनी मिल में पहुंचाते हैं और प्लानिंग करते हैं कि चीनी मिल से जो पैसा मुझे मिलेगा, जो पैसा मुझे चीनी मिल से मिलेगा, उस पैसा से हम अपने बेटी और बेटों शादी करेंगे। ये उनका प्लानिंग होता है। जी। ऐसे बड़े उद्योग धंधों को सहयोग नहीं देकर प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा प्रताड़ित कर आज वह मरणासन स्थिति में है। बहुत सारे किसानों का पैसा उनके यहाँ बाकी, लोगों के सपने डूब गए, सपनों का हत्या हो गया। और ऐसे शासन प्रणाली को, जो सपनों का हत्यारा है, उसे मौत से भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये गरीब तबके के लोगों के मंसूबों का हत्या करते हैं। जी। आदित्य जी, जैसे कि सुरेश जी ने बताया कि गरीब लोगों की बिल्कुल इज्जत नहीं है, उनका रोजी रोटी छिन गई है, तो आपका एक फाइनल कमेंट मैं इसमें लेना चाहूंगी। आपका क्या कहना है इस पे? सुरेश जी वरिष्ठ हैं, तो सीतामढ़ी के बारे में ज्यादा पता है। मैं ज्यादा वहाँ पर रहा नहीं, लेकिन हाँ ये पता है। मैं सीतामढ़ी जिले में मात्र 3 या 4 कृषि अधिकारी हैं, जबकि हर ब्लॉक में कम से कम एक कृषि अधिकारी होना चाहिए। आप ऐसे में कैसे अंदाजा लगा सकते हैं वहाँ की कृषि व्यवस्था 14 या 15 ब्लॉक है। अब वहाँ पे 3 या 4 आदमी जो है, 4 अधिकारी पूरे कृषि व्यवस्था को देख रहा है। कृषि सलाहकार की बात बता दूं, कृषि सलाहकार ₹500 लिए कोई बात नहीं। ये व्यवस्था है वहाँ पे, और उसको कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि हम भी उसी व्यवस्था के एक अंग हैं। हमारी पत्रकारिता भी वही उसी व्यवस्था में है।
पत्रकारिता क्यों वहाँ व्यवस्था में? क्योंकि पत्रकारों की 13,000 सैलरी है महीने की। मेहनत नहीं करना चाहता कोई अच्छे रिपोर्ट निकालने के लिए आपको फील्ड में उतरना पड़ता है, लोगों से बात करना पड़ता है, उसके लिए पैसा लगता है। वहाँ पत्रकारिता में पैसा नहीं है। जो उद्योगपति हैं उद्योग लगाना नहीं चाहते डर के मारे। क्यों? क्योंकि रंगदारी है, क्योंकि आपको गोली मार दी जाएगी। जो कृषि पे आधारित व्यक्ति हैं, जो कृषि के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उसको सही से अभी भी वहाँ पे पुराने जमाने के तरीके बैल से वहाँ पे आज भी जुताई होती है। आप समझ सकते हैं, बैल से। ये जो कृषि बिल अभी आया था ना, और जो बिहार के लोग चिल्ला चिल्ला के उसका विरोध कर रहे थे, उन गधों को बताऊं कि 2006 में विरोध करना चाहिए था, क्योंकि एपीएमसी एक्ट 2006 से खत्म है। आपको कृषि बिल आए ना आए कोई फायदा ही नहीं है आपको, क्योंकि मंडी आपके पास है नहीं। सीतामढ़ी में समिति था एक, पता नहीं बाजार समिति कब से बंद है। सीतामढ़ी की 15 लाख की आबादी है, और उस 15 लाख की आबादी वाले जिले में एक बाजार समिति था, वो बाजार समिति अब बंद है। अब समझ जाइए कि वहां के जो लोग, जो पैक्स का चुनाव होता है, पैक्स वाला कोई आदमी बता दे कि पैक्स वाला सही से समय पे धान और या उपज कोई लेता हो? पैक्स वाला एक भी नहीं लेता। उसको तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी है, उसको तो मिल ही नहीं पा रहा है किसान का वहां पे। जी। और वो कहाँ बेचता है, अनाज कहाँ बेचता है, वो मैं आपको बताऊं। गाँव में एक पट्टीदार होता है, शायद कुछ उसको कहते हैं पट्टाईदार कहते हैं या कुछ कहते हैं। वो जब उपज होकर के आता है तो जो है, हेलो जी बोलिए जी, आपका बीच में थोड़ा कनेक्शन। फिर वो जो है वो फिर अपने एक जिले स्तर पे बेचता है, फिर जिला स्तर वाला जो है फिर अपने राज्य स्तर वाले पे बेचता है। यानी कि समझ जाइए कि कृषि बिल के आने के बावजूद अब 5 बीच में दलाल बैठे हुए हैं। जो 1700 का भाव बिकना चाहिए वो 1400-1500 में बिक रहा है। जी, आप कहाँ से व्यवस्था शुरू कहाँ से सोचेंगे कि इसको खत्म करना चाहिए, इसको शुरू करना चाहिए? जी, तो इस सब पूरी बातचीत का निष्कर्ष जो निकलता है वो यही है, ना रूरल डेवलपमेंट हुआ है, ना शिक्षा क्षेत्र में डेवलपमेंट देखा है हमने, ना रोजगार की बात होती है। लेकिन फिर भी अभी जो हमने देखा है कि वो जातिवाद जो है उसी के नाम पर आज भी वोट डलता है। चाहे वो युवा है, अभी तो युवा फिर जागरूक हैं, वो थोड़े अपने डेवलपमेंट की कर अपना वोट देना चाहेंगे। लेकिन जो उनसे पहले की पीढ़ी है वो आज भी जातिवाद को देख के ही वोट देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम कल फिर मिलेंगे बिहार की बात युवाओं के साथ एपिसोड में। धन्यवाद।